हेलो एवरीवन। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार जाति जनगणना, जो अभी हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस लिहाज से बिहार भारत का पहला राज्य बन जाता है जिसने जाति जनगणना पेश की है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आज की वीडियो में हम पूरा बिहार जातीय जनगणना के बारे में, रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे कि किस जाति के कितने लोग हैं, और जिसमें से यादव सबसे ज़्यादा है जिसका प्रतिशत है 14.26%। साथ ही में हम जानेंगे इसमें कि जो बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट मतलब आई और हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे किस तरह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी थोड़ी सी कम देखी गई है इस जातीय जनगणना में। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिहार जातीय गणना, बिहार सरकार ने सोमवार को यानी कि 2 अक्टूबर के दिन जातीय जनगणना के आंकड़े पेश कर दिए, जिसमें 13 करोड़ यानी कि बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वो है 13 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा, करीब करीब हम आंके तो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 ये है बिहार की कुल आबादी। और इसमें देखा गया है कि हिंदू की आबादी घटी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिंदुओं की आबादी है वो है 82.7। जो 2011 ये जो दी है ये 11 की जनगणना है। 2011 में जो हिंदू की आबादी थी 82.7, मुस्लिम की आबादी थी 16.9। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि बिहार में किस धर्म के अनुसार देखें तो धर्म के अनुसार हिंदू की जो आबादी है वो है 81.99, करीब करीब हम इसे 82% मान सकते हैं। लेकिन अभी हमने 2011 वाली जनगणना में इसका 82.7 समथिंग था। और जो मुस्लिम की आबादी है वो 17.7% है, और इसी का 2011 में करीब करीब 16% था। तो इसमें हमें देखा गया है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और जो मुस्लिमों की आबादी है वो बढ़ी है। ईसाई का परसेंटेज है 0.05, सिख का है 0.01, बौद्ध का 0.08, जैन 0.09 और बाकी अन्य। इसी तरीके से बिहार में जो कास्ट बेस्ड जो आंकड़े आए हैं वो हैं जैसे अति पिछड़ा वर्ग। जो अति पिछड़ा वर्ग है यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसका जो परसेंट है वो है 36.01%। साथ ही पिछड़ा वर्ग का यानी कि ओबीसी, जो ओबीसी का परसेंट है वो है 27.12%। साथ ही में एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट उसका परसेंट है 19.65। शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी का परसेंट है 1.06%। और इसके बाद सामान्य यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, जिसका परसेंट है 15.52%। और इसी के साथ जो पिछड़ा वर्ग है, देखा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा है बिहार। वैसे इसमें देखा था जाए तो अति पिछड़ा और पिछड़ा यानी कि ये दोनों ओबीसी में ही काउंट किए जाएंगे। तो ये जो ओबीसी का परसेंट है वो लगभग हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो करीब करीब हमें 63% के आसपास देखने मिलता है ओबीसी का परसेंट। ठीक है, अब इसके आगे अब हम देखेंगे कि जो यादव समाज है उसका परसेंट है कुल 14.26%। ये जो जाति है दुशाद धारी धरी, इसका है 5.31, और ये चरमकार है इसका परसेंट है 5.21%। इसके बाद में हम इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। अब ये जो जातीय गणना है इसमें कब क्या क्या हुआ था, तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि जो जातीय गणना थी इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये विधानसभा में कब पास हुआ था, और इसकी जो रिपोर्ट है, इसके जो आंकड़े हैं वो कब पेश किए गए। इसको हम एक छोटे से चार्ट के थ्रू देखेंगे। जो ये पूरी जाति आधारित गणना थी वो कुल 2 फेज में की गई थी। 2 फेज में ये आयोजित की गई थी। इसका जो पहला फेज था वो 7 जनवरी से गणना का पहला चरण शुरू हुआ है। इस चरण में मकानों की सूचीकरण, मकानों को गिना गया। यह चरण जो था वह 21 जनवरी 2023 को पूरा किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा जो चरण था यानी कि सेकेंड फेज, जो दूसरा चरण था वह 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और इसे 15 मई को पूरा हो जाना था, लोगों से डेटा जुटाए गए।
दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए थे। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कि जातीय गणना में कब कब क्या हुआ था। तो 27 शुरुआत होती है इसकी 27 फरवरी 2020 से। 27 फरवरी 2020 को ये जो गणना का प्रस्ताव था वह विधानसभा में यानी कि बिहार की विधानसभा से पास हुआ था। उसके बाद समय आता है अगस्त 2021 का। अगस्त 2021 को जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उस समय के जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के जो तेजस्वी यादव से, उन्होंने इस जातीय गणना पर सहमति व्यक्त की थी। उसके बाद समय आता है 23 अगस्त 2021 को। 23 अगस्त 2021 को जो जाति ये जो गणना थी इसको पीएम से अनुमति मिली थी, यानी कि जो उस समय के जो नेता थे उन्होंने मुख्यमंत्री से ये गणना कराने की मांग की थी। उसके बाद फिर 1 जून 2022 को इस पर सभी पार्टियों की सहमति बन गई कि हाँ जातीय गणना की जाएगी। उसके बाद आता है समय 2 जून 2022 को। 2 जून 2022 को कैबिनेट ने यानी कि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जातीय गणना को पारित कर दिया था। उसके बाद हम बात करें, ये 2 फेज में जातीय गणना हुई थी। ये हमने पहले देखा कि जो 7 से 21 जनवरी का समय था वो पहले फेज में मकानों की गिनती की गई। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 2023 को उनके रहन सहन आदि के आंकड़े जुटाए गए। उसके बाद 21 अप्रैल, अब ये समय आता है कि 21 अप्रैल को ये जातीय गणना का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील करने का आदेश दे दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह मामला हाई कोर्ट में पहले अपील की जाए, उसका आदेश दिया जाए। फिर उसके बाद 4 मई 2023 को जो हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी। फिर उसके बाद 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ सारी याचिका खारिज कर दी, यानी कि हाई कोर्ट ने जो जाति उसके पर जो रोक लगाई थी उसको खारिज कर दिया और उससे संबंधित जो याचिका थी उनको भी खारिज कर दी। उसके बाद 2 अगस्त 2023 से एक बार फिर से जाति गणना जो थी वो शुरू की गई। फिर उसके बाद 21 अगस्त 2023 को यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। 21 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा था और 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख दी थी। अब ये 3 अक्टूबर को जो कि गणना तो हो चुकी थी और इसको जारी किया गया, 2 अक्टूबर को इसके आंकड़े पेश किए गए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उसका जो रिजल्ट आना था वो 3 अक्टूबर को था। अब इसको हम वीडियो के अंत में देखेंगे कि इस जो रिपोर्ट पर यानी कि इस याचिका पर डेटा पर जातीय गणना के रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसका क्या डिसीजन था, इसको हम वीडियो के थोड़े से अंत में देखेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि जो जातीय जो गणना थी वह कहाँ से शुरू हुई थी, कि क्या अंग्रेजों ने भी इस जातीय जनगणना को भारत में किया था और उसके बाद क्या हालात बने कि ये बंद हो गई। तो जो जातीय गणना थी, जो बिहार सरकार ने जो जातीय गणना के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, ये बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, उसके पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेज करवाते थे जातिगत गणना आजाद भारत में बनती थी, यानी कि जो अंग्रेजों का समय था उसमें जो अंग्रेज होते थे वो जातिगत जनगणना करवाते थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो ये जनगणना बंद हो गई। तो 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी, मतलब जब अंग्रेजों के समय पर जो जनगणना होती थी उसमें जातियों को भी गिना जाता था, लेकिन भारत में फिर इसके बाद में आंकड़े आयोजित करना, सार्वजनिक करना बंद कर दिया गया। फिर 1971 तक ऐसा ही चलता रहा, यानी कि इससे 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे, यानी कि जो 1931 का समय था उस समय तक तो ये जाति वाले जो आंकड़े थे वो भी सार्वजनिक किए जाते थे, लेकिन 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उस समय क्या हुआ था कि उस समय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश था वो भी शामिल था वर्ल्ड वॉर में, तो उसको जरूरत थी जितना मतलब पैसा खर्च होता है जनगणना पर, उसने जो ब्रिटिश सरकार थी उसने वो पैसा यूज कर लिया वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए ये आंकड़े पेश नहीं किए गए और 1941 के बाद भी जो जातिगत जनगणना थी वो भी नहीं की गई। फिर उसके बाद
भारत के संविधान निर्माताओं और आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। तो ये भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही ये बंद कर दिया गया। फिर आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। 1951 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC ST के ही आंकड़े पेश किए गए। हम जैसे हम 2011 की भी जनगणना देखते हैं तो उसमें हम SC का परसेंट देखते हैं, ST का परसेंट देखते हैं, लेकिन हम कभी OBC या जनरल का परसेंट नहीं देखते हैं। तो ये हुआ था 1951 की जनगणना के बाद। उन्होंने ये तय किया था कि SC ST के आंकड़े पेश किए जाएंगे। अब जनगणना में SC ST की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। तो ये भी एक फैक्ट है कि अब जैसे आरक्षण तो देना है SC ST वालों को, तो वो किन आधार पर देंगी, इसलिए जनगणना में SC ST की गिनती भी सुनिश्चित की गई कि ये गिनती जरूर की जाए क्योंकि उनको आरक्षण देना एक संवैधानिक बाध्यता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि जो जातिगत जनगणना के लिए उठती रही आवाज़ें, मतलब कब कब जातिगत जनगणना के लिए आवाज़ें उठी या कब कब मांगे की गई हैं। तो शुरू में 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। इन पार्टियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की जो मांग सबसे पहले यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बसपा बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम ने की थी। तो सबसे पहले जो मांग की थी वो की थी बसपा के नेता काशीराम ने। उसके बाद भारत सरकार ने साल 1979 में 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मामले में मंडल कमीशन का गठन किया। ये जो मंडल कमीशन है ये हम सभी ने सुना जरूर है कि मंडल कमीशन का गठन था, और जो मंडल कमीशन ने OBC को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन ये उस समय लागू नहीं किया जा सका। उस समय सरकार ने मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसको लागू नहीं किया, लेकिन इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री BP सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। जो मंडल कमीशन ने जो सिफारिश की थी कि OBC को आरक्षण दिया जाए, उस सिफारिश को 1990 में BP सिंह की सरकार ने उसे लागू किया था। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के यानी जनरल के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था। फिर साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे OBC नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। फिर उसके बाद मनमोहन सरकार ने साल 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना यानी कि SECC यानी कि सोशल इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का भी बजट पास हुआ था। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसका मतलब हुआ कि 2013 में भी ये जनगणना पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके लिए सरकार ने कहा कि इसके बाद सरकार ने अपने कुछ तर्क दिए थे। सरकार ने कहा था कि संपूर्ण डेटा खामियों से भरा, इस वजह से रिजर्वेशन और पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस समय सरकार ने ये कह दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी तो उससे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। अभी हमने देखा कि इसमें 2013 में ये जनगणना की गई, लेकिन ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। तो अब हम उसके कारणों को देखेंगे कि जो SECC है यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा 2013 तक जुटाया गया था। 2013 तक जुटाया गया। इसे प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट तैयार होती तब तक सत्ता बदल चुकी थी। तो क्योंकि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई, और जुलाई 2015 में बिहार विधानसभा से पहले भी उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का वादा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डेटा में 46 लाख कास्ट सब कास्ट है, ऐसा उन्होंने कहा था, और इसे राज्य सरकारों को भेजकर, और उन्होंने कहा था कि इसे राज्य सरकारों को भेजकर क्लब करने को भी कहा गया था। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी। जब यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इस डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा। फिर 2016 में
जातियों को छोड़कर एसएससी का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ था, लिहाजा इस वजह से कभी मीटिंग ही नहीं हुई, इसलिए जनगणना में जुटाए जातियों के आंकड़े तस जस के तस पड़े रहे, यानी कि जारी ही नहीं हुए। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो 1931 की जो अंतिम जातिगत जनगणना थी, उसमें जो जातियों की संख्या थी वो थी 4147। ये थी 1931 के समय की जनगणना। उस समय जातियों की कुल संख्या हुआ करती थी 4000 के करीब। फिर एसएससी 2011 में 46 लाख विभिन्न जातियां दर्ज हुई, चूंकि देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। फिर सरकार ने कहा था कि डेटा जो है वो खामियों से भरा है, इस वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी डिसीजन में इस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस समय सरकार ने ये तर्क दिया था। तो हम क्या कह सकते कि तो इस पूरे मसले के बाद, इस पूरी प्रोसेस के बाद, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार जो है वो जातिगत जनगणना से बचती क्यों दिख रही है? क्योंकि 2014 में भी मोदी सरकार ने ये जो जनगणना हुई थी उसे वो नहीं किया था, उसे सार्वजनिक नहीं किया था। और अब हम देखें कि क्या कभी किसी राज्य सरकार ने इस तरह की कोशिश की है इस जातिगत जनगणना की? तो कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया था। इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सार्वजनिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिर 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सर्वे की रिपोर्ट को सिद्धरामैया सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी कि इसके बाद आई सरकारों ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में जातिगत जनगणना तो जरूर हुई है, लेकिन उसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। हो सकता है कि उस समय उन्होंने राजनीति के चलते, अपनी राजनीति के चलते ही ये जो डेटा है सारे ये सार्वजनिक नहीं किए हों। तो अब ये भारतीय ये जो डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस जातीय गणित के उभरने के बाद क्या होगा? अब एक सवाल जरूर उठता है कि ये जो जाति आंकड़े आए उसके बाद क्या होगा? और विपक्ष भी अब अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग को एक करने की जुगत में लग जाएगा। अब इसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद के बाद क्या कहा है? जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यानी कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को ये आंकड़े जारी किए थे और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातीय गणना के आंकड़े जारी आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है जनवरी 2024 तक इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ताओं में जो याचिकाकर्ता थे उसमें एक सोच, एक प्रयास और यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे संगठन शामिल थे। और ये था पूरा बिहार जातिगत जनगणना से प्रमुख मुद्दे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।